Good evening students. Welcome to Daksh by Ajay sir. This is Swapnil. आज आपकी इस समय बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास है और यहाँ पर जो चैप्टर पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग है। बैंकिंग के बारे में बेसिक सी डिटेल्स जो हैं वो कुछ डिस्कस करेंगे। ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो एग्जाम्स पर्पज से इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं क्लियर करना चाह रही हूँ। वीडियो का कंटेंट जो है वो इंग्लिश में रहेगा, लेकिन समझाने का तरीका जैसे नॉर्मल हम लोग बात करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर कंटेंट हम हिंदी में लिखेंगे तो वो जो वित्तीय शब्दकोश है वो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते नहीं हैं, तो उनको सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ज़रूरत ये है कि हम इंग्लिश में ये टर्म्स सीखें। ठीक। दूसरी चीज़, आपको बहुत कहानी बताने से फ़ायदा कुछ नहीं होना है। मेरा पर्पस ये रहेगा कि आप एग्ज़ाम में, मेंस में जो बैंकिंग के क्वेश्चंस आते हैं सीधे उनको आंसर कर सकें। ठीक है। और तीसरी चीज़, आपको एज अ स्टूडेंट जितनी नॉलेज होनी चाहिए उतनी नॉलेज आपके लिए ज़रूरी, बस मैं उतनी प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जानने से होगा कुछ नहीं। आपको सिर्फ अभी क्या करना है, आपको अभी मेंस का एग्ज़ाम्स निकालने हैं बस। ठीक है, वो आगे क्या मैं कहना चाह रही हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज़ बैंकिंग। बैंकिंग क्या है? तो हमारे लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये जानना है कि बैंकिंग की जो डेफिनेशन है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 5B में दे रखी है। देखिए, आगे आने वाली क्लासेस में हम बेसिकली 3 एक्ट्स की बात करेंगे, जिनमें से सबसे पहला जो एक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जिसके सेक्शन 5B में दे रखी है क्या, तो बैंकिंग की डेफिनेशन। ठीक है, और ये डेफिनेशन क्या कहती है? तो ये डेफिनेशन कहती है कि बैंकिंग जो है वो क्या है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, किससे? पब्लिक से। किस लिए? पर्पस क्या है? तो उस डिपॉजिट्स को बैंक जो है वो या तो लेंड कर देती है, किसी को उधार दे देती है, या फिर उसे किसी अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देती है। अच्छा, ये डिपॉजिट्स जो हैं ये रीपेबल होते हैं। रीपेबल मतलब जब भी आप कहेंगे आपको इनकी वापसी की जा सकेगी। कब? ऑन डिमांड और अदरवाइज। ये अदरवाइज क्या है तो अभी आगे समझते हैं। नेक्स्ट, विड्रॉवेबल होंगे, मतलब जब भी आप चाहेंगे आपके अकाउंट से पैसे काट के आपको निकाले जा सकते हैं। रीपेबल यहाँ पे कहने का मतलब है कि पूरा पैसा आपका वापस आ जाएगा, और विड्रॉल मतलब कुछ भी अमाउंट, थोड़ा अमाउंट अगर आप अपने अकाउंट से निकालना चाह रहे हैं। तो कैसे विड्रॉवेबल कैसे होगा? तो बाय चेक होगा, ड्राफ्ट होगा, ऑर्डर होगा और अदरवाइज होगा। देखिए, यहाँ पे ये इन अदरवाइज टर्म्स का मतलब ये है कि एक्चुअली डेफिनेशन बनी थी 1949 में, और डेफिनेशन बनाने वाले को भी पता था कि बैंकिंग आगे आने वाले समय में एडवांस होती जाएगी और हमारे पास और भी तरीके आ जाएंगे जिससे हम क्या कर सकेंगे, डिपॉजिट्स को रीपेबल कर सकेंगे और डिपॉजिट्स को विड्रॉ कर सकेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आज की डेट में हम बैंक अकाउंट से पैसे कई तरीकों से विड्रॉ कर सकते हैं, जिनमें से चेक, ड्राफ्ट और ऑर्डर तो डेफिनेशन में लिखा था, पर तब एटीएम्स नहीं थे। पर अब एटीएम्स हैं जिनसे हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास मोबाइल बैंकिंग है, हमारे पास तमाम तरीके के वॉलेट्स हैं जिनसे हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं बैंक से। इसलिए ये यहाँ पर अदरवाइज टर्म्स यूज़ किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको ये सेक्शन याद रखना कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 5B में बैंकिंग की डेफिनेशन दे रखी है। ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं बैंक क्या है। तो पहली बात, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वित्तीय संस्थान है। देखिए, जैसे स्कूल्स जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पर एजुकेशंस का लेन देन किया जाता है, एक सर्विस जो है वो एजुकेशन दी जाती है। वैसे ही बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर लेन देन किसका हो रहा है? पैसों का हो रहा है। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं पब्लिक से ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, बिना ब्याज के डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट होता। दूसरा, इस डिपॉजिट्स का वो क्या करते हैं? तो जैसे कि डेफिनेशन में कहा था, इन्वेस्ट करते हैं, लेंड करते हैं। किसको? टू इंडिविजुअल्स, अकेले एक व्यक्ति को भी, या फिर किसी इंडस्ट्री को, किसी उद्योग को, या किसी इंस्टीट्यूशन को। जब एक किसी भी संस्थान को दिया जाता है तो भी वो सब मिला के क्या आ जाता है? पब्लिक। ठीक है, और ये सब हो क्यों रहा है? तो पर्पस क्या है? तो पर्पस है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब आप सेविंग अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट देता है, लेकिन वहीं पर जब आप बैंक से
लेंड करते हैं पैसा तो आपको ब्याज देना पड़ता है, और वो ब्याज ज़्यादा होता है कंपेयर टू कि आपको जो सेविंग अकाउंट से ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो वो डिफरेंस आया उससे ये बैंक प्रॉफिट कमाते हैं। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ बैंक। देखिए यहाँ पर हम कहना चाह रहे थे आपसे कि आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। आज की डेट में आईबीपीएस नहीं पूछता कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब स्टैब्लिश हुआ था और कब ख़त्म हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी जो जानकारी सिर्फ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे कि इंडिया में सबसे पहला बैंक कौन सा बना, तो वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कैलकाटा में स्टैब्लिश हुआ था इसका हेड ऑफिस। 1770 से 1832 तक ये चला। आज की डेट में ये बैंक एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद पहला बैंक जो प्योरली ओन्ड था, ऑपरेटेड था और मैनेज था बाय इंडियंस, मतलब इसके जो ओनर थे वो भी इंडियंस थे, ये ऑपरेट भी इंडियंस कर रहे थे, और पूरा बैंक भी मैनेज कौन कर रहा था, इंडियंस। इन इंडियंस में कौन कौन थे तो आप जान लीजिए, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल। ये बैंक एक्चुअली उस समय बना इसलिए था कि हम जो क्रांति लड़ रहे थे स्वतंत्रता संग्राम की, उसके लिए पैसे जो है वो किसी सेफ जगह इकट्ठा हो सकें। ठीक है, उस समय ये बैंक पब्लिक के लिए नहीं था। उस समय ये इस बैंक में एक्चुअली अकाउंट था महात्मा गांधी जी का, इंदिरा गांधी जी का। ठीक है, ये स्टैब्लिश हुआ था 1894 में लाहौर में, और जून 1947 मतलब स्वतंत्रता से पहले ही हमने इसका हेड ऑफिस शिफ्ट कर लिया था, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। इसके बाद पहला इंडियन कमर्शियल बैंक था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए कमर्शियल बैंक का मतलब ये है कि ये बैंक जब स्थापित करा गया तो ये कॉमर्स करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए बनाया गया। ये पब्लिक के साथ लेन देन करता था। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं पीएनबी और सेंट्रल बैंक के इस्टेब्लिश होने का ऑब्जेक्टिव अलग अलग था। ठीक, यहाँ पर ये इस्टेब्लिश कब हुआ, तो इसकी हम टैगलाइन से याद कर लेंगे कि ये बना था 1911 में, क्योंकि इसकी टैगलाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911। ठीक है, अच्छा, अभी तक हम पढ़ते थे, आप अगर कोई पुरानी वीडियोस देखेंगे, पुरानी बुक्स देखेंगे, तो उसमें लिख के आता था ओल्डेस्ट बैंक इलाहाबाद बैंक। ठीक है, लेकिन अब इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है फिर से, क्योंकि इलाहाबाद बैंक जो है वो मर्ज हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक, एसबीआई कैसे बना इस बारे में जान लेते हैं। तो एक बैंक था बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। बेसिकली उस समय स्टेट्स नहीं हुआ करते थे। 1980s की बात हो रही है। ठीक है, तो ये तीन बैंक थे, प्रेसिडेंसीज हुआ करते थे, प्रांत थे, उनके बड़े बैंक थे। इन तीनों बैंक्स को मर्ज कर दिया गया 27 जनवरी 1921 को, और बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक 1921 के समय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरह बना था। ये नहीं, सेंट्रल बैंक मतलब वो वाला नहीं जो इस समय आरबीआई है, मतलब वो बैंक जो इंडिया की पूरी बैंकिंग को गाइड करने का, रेगुलेट करने का काम कर रहा था, जिसे हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक इंडिया का उस समय बना था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद आरबीआई की स्थापना हुई, आरबीआई बना, और आरबीआई बना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब किसी भी गोले का दो सेंटर तो नहीं हो सकते, वैसे ही इंडिया के दो सेंट्रल बैंक नहीं हो सकते। तो जब आरबीआई बन गया, तो आरबीआई बनने के बाद 1 जुलाई 1955 को आरबीआई ने इंपीरियल बैंक को एक्वायर कर लिया, अधिग्रहित कर लिया, और इसके बाद इसका नाम बदल के रख दिया गया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये बनाने का रिकमेंडेशन, ये पूरी प्रोसेस का रिकमेंडेशन जिस कमेटी का था, उसका नाम था एडी गोरेवाला कमेटी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारे लिए ये कमेटी का नाम याद रखना ज़रूरी है कि एसबीआई का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ है, एसबीआई जो बनी, वो एडी गोरेवाल कमेटी के रिकमेंडेशंस पर बनी थी। ठीक है, 1959 में इसके साथ 8 एसोसिएट्स अटैच करे गए। जैसा कि अगर आपको याद हो, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, ऐसे बैंक्स थे। ठीक है, और तब से लेके अब तक इनमें सेवरल मर्जर्स हुए, इन्हें आपस में कई बार मिलाया गया, और फाइनली 2017 में जो सबसे बड़ा मर्जर हुआ, जिसमें बचे हुए सारे एसोसिएट्स बैंक्स को एसबीआई के साथ मिला दिया गया, प्लस बंधन बैंक भी एसबीआई के साथ मर्ज हो गया, और इंडिया का सबसे बड़ा बैंक बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमने आरबीआई की जो स्टैब्लिशमेंट का पूरा हिस्ट्री है वो कट शॉर्ट कर दिया है, क्योंकि आरबीआई का पूरा लेक्चर एक प्रॉपर डिटेल में रहेगा। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारे यहाँ बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसा है इंडिया का। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक वो बैंक जो
इंडिया में पूरी बैंकिंग को रेगुलेट कर रहा है, गाइड करता है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल बैंक। तो वो इस समय कौन है? आरबीआई। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, ध्यान रखिएगा। जैसे छोटे में हमें बहुत कंफ्यूजन होता था, मेरे फादर जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है, तो हम किसी से कहते थे सीबीआई में है, तो सब सोचते ओ इनके पापा सीबीआई में है। फिर पता चला कि अच्छा सीबीआई अलग है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अलग है। वैसे ही यहाँ पर बात हो रही है केंद्रीय बैंक की। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो है आरबीआई, जो इंडिया में पूरी बैंकिंग को रेगुलेट करता है और मैनेज करता है। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम कायदे कानून कौन बनाता है बैंकों के लिए? आरबीआई। इसके बाद कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स जो प्रॉफिट कमाने का काम कर रहे हैं, जिनका पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मेकिंग। तो इनमें सब क्लासिफिकेशन है, इनमें अदर क्लासिफिकेशन है, तो कौन कौन से हैं? पहला है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये आज की डेट में 12 बचे रह गए हैं। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ये हैं 22। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये है 45। फॉरेन बैंक्स, ऐसे बैंक्स जिनका जो मेन हेड ऑफिस है, जो मेन ऑपरेटिंग है वो इंडिया के बाहर है, पर उनकी कुछ ब्रांचेस जो हैं वो यहाँ पर ऑपरेट कर रही हैं। जैसे एसबीआई हमारे लिए पब्लिक सेक्टर बैंक है, पर इसकी कुछ ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया भी वर्क करती हैं, तो उन कंट्रीज़ के लिए एसबीआई फॉरेन बैंक हो जाता है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ एचएसबीसी का इस समय नाम बहुत ज़्यादा आ रहा था। एचएसबीसी हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, ठीक है, ये चाइना का बैंक है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट एंड स्पेशलाइज्ड बैंक। देखिए ये बैंक्स पर्टिकुलरली किसी एक सेक्टर के लिए काम करते हैं, तो इनका स्पेशलाइजेशन हो जाता है, और काम क्या करते हैं? तो उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम नहीं करते, इसलिए कमर्शियल बैंक नहीं आते। इनमें सबसे पहले है एग्जिम। एग्जिम बैंक का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी। इनके बारे में डिटेलिंग जो है वो आगे की स्लाइड्स में, आगे के सेशन में आपको मिल जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, लोकल एरिया बैंक है इस समय 3, स्मॉल फाइनेंस बैंक है 10, पेमेंट बैंक हैं 6, और कोऑपरेटिव बैंक है 33। एक एक करके हम इन सब के बारे में डिटेलिंग पढ़ेंगे। उससे पहले दो बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए इंडिया में, जिनमें से सबसे पहले था 19 जुलाई 1969 को 14 कमर्शियल बैंक्स का नेशनलाइजेशन कर दिया गया। देखिए ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हमारे आज की डेट में हैं, ये नेशनलाइज बैंक हैं, लेकिन ये बैंक्स जो हैं वो इंडिपेंडेंस से पहले खुले थे। जैसे सेंट्रल बैंक की बात की हमने, 1911 में था। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक तो था ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो जब हम इंडिपेंडेंट हुए, उसके बाद हम अपना संविधान लेके आए, तो फिर हमने क्या करा? बैंकों को एक्वायर करना शुरू करा। हमने जो बैंक जिनकी कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा थी, उनको एक्वायर कर लिया, उनको सरकार ने खरीद लिया, जिसे हम कहते हैं नेशनलाइजेशन। तो सबसे पहले 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। उसके बाद 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। ये ऐसे बैंक थे जिनकी कैपिटल कितनी थी? 200 करोड़ थी। तो 14 + 6 20। ठीक है, इनके बाद इन जो ये 6 बैंक थे बाद वाले, इनमें से एक बैंक था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, जो मर्ज हो गया था पीएनबी में 1933 में। तो बचे कितने? 19। लेकिन हम पढ़ते थे कि हमारे पास जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे वो थे 21। तो 19 + 1 आईडीबीआई बैंक एंड प्लस एसबीआई, ये सब मिला के हम टोटल 21 पढ़ते थे, और आज की डेट में हम पढ़ रहे हैं कितने हैं? 12 हैं। तो ये 12 का कैलकुलेशन जो है वो अभी हम आगे देखते हैं। सबसे पहले आईडीबीआई के बारे में जान लीजिए। आईडीबीआई 1 जुलाई 1964 को स्टैब्लिश हुआ, एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पे। मतलब जहाँ पर आज हम सिडबी की बात कर रहे थे, वहाँ पहले था आईडीबीआई। आईडीबीआई इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था, उद्योग धंधों के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी था आरबीआई का। सब्सिडरी मतलब ये आरबीआई के अंडर काम कर रहा था, पर इसकी अपनी एग्जिस्टेंस थी। ठीक है, 1976 में सारे स्टेक्स जो थे वो आरबीआई से ट्रांसफ़र कर दिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। स्टेक्स मतलब शेयर होल्डिंग, जो भी कैपिटल में अधिकार था वो किसको ट्रांसफ़र कर दिया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इसके बाद 1 अक्टूबर 2004 को आईडीबीआई बैंक को आईडीबीआई बैंक लिमिटेड बना दिया गया। मतलब अभी तक ये बैंक जो डेवलपमेंट का काम कर रहा था, अब ये कॉमर्स का काम करने लग गया, कमर्शियल काम करने लग गया, प्रॉफिट कमाने लग गया। ठीक है, और सिंस इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग थी, इसलिए ये कैसा बैंक था? पब्लिक सेक्टर बैंक।
इसके बाद 21 जनवरी 2019 को LIC ने इसे खरीद लिया, और सिंस LIC ने इसे खरीदा तो अब ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक बन चुका है। ठीक है, तो 21 में से एक कम हो गए, बचे कितने, 20। ठीक है, IDBI पहुंच गया प्राइवेट सेक्टर बैंक में। इसके बाद अभी 1 अप्रैल 2020 में बहुत बड़ा मर्जर हुआ, जिसके चलते PNB, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया गया और बनाया क्या गया, PNB। ठीक है, कैनरा बैंक प्लस सिंडिकेट बैंक मर्ज हुए और बचा क्या, कैनरा बैंक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक मर्ज हुए और बचा क्या, यूनियन बैंक। और इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक मर्ज हुए और बचा क्या, इंडियन बैंक। इसीलिए हम आपसे कह रहे थे कि वो जो फैक्ट हम पढ़ते हैं कि ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, वो इलाहाबाद बैंक अब नहीं है। ठीक है, तो मर्जर के बाद हमारे पास जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स बचे रह गए हैं वो आपके सामने हैं, जिनमें सबसे बड़ा बैंक है SBI, फिर PNB, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक। ठीक, अब कोऑपरेटिव बैंक्स का नाम आया था जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो हम थोड़ा सा कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में जान लेते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरह काम करती हैं। ऐसे लोग जो संपन्न हैं थोड़े से, जिनके पास थोड़ा सा वेल्थ ज़्यादा है, तो वो अगर बैंकिंग करना चाहें तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की तरह काम करती हैं। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965 के तहत। जब ये बैंकिंग करना चाहते हैं तो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर भी लाइसेंस्ड हो जाते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ जो कोऑपरेटिव बैंक्स का लेवल है, जो टाइप्स हैं, वो 3 तरीके के हैं। सबसे बेसिक लेवल पे, विलेज लेवल पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ काम करती हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़। इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, और इसके बाद जो स्टेट लेवल पे काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। देखिए, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर तो आते हैं, पर ये RBI के अंदर शेड्यूल्ड में नहीं है, इसलिए इन पर RBI का काफ़ी हद तक जो रेगुलेशन है वो कंपैरेटिवली बाकी बैंक से थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, इसीलिए अगर आपको याद हो, नोटबंदी के समय कोऑपरेटिव बैंक्स को अलाउ नहीं करा गया था कि वो नोट चेंज कर सकें। ठीक, इसके बाद RRB, रीजनल रूरल बैंक, इन्हें हम कहते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। जैसा कि नाम बता रहे हैं, इनका स्टैब्लिशमेंट का पर्पस था कि जो रूरल एरियाज हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर बैंकिंग पहुँचाई जा सके। ठीक है, क्योंकि जो बड़े बैंक से इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह, इन्हें क्षेत्रीय हिस्से में, रूरल एरियाज में काम करने में उतना प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो पा रहा था। लेकिन हमारा मुद्दा ये भी था कि हमें हर किसी तक बैंक पहुंचाना था। तो इसी पर्पस को पूरा करते हुए गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर 1975 को पहला रीजनल रूरल बैंक बनाया गया, जिसका नाम था प्रथमा बैंक। इसका हेड ऑफिस था मुरादाबाद में। ठीक है, और इसका स्पॉन्सर्ड बैंक था सिंडिकेट बैंक। देखिए, इसका स्ट्रक्चर, रीजनल रूरल बैंक का स्ट्रक्चर कैपिटल का थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसमें क्या है, जो कैपिटल होगी उसका 50% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाएगी, 35% ऑफ हिस्सा एक स्पॉन्सर बैंक लगाएगी। ये स्पॉन्सर बैंक अलग नहीं होते हैं, जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, ये अगर किसी RRB में 35% अपना हिस्सा लगा रहे हैं तो हम उन्हें स्पॉन्सर बैंक कहते हैं। बचा हुआ 15% हिस्सा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें तो प्रथमा बैंक में 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, 35% सिंडिकेट बैंक का कैपिटल है और 15% यूपी गवर्नमेंट का कैपिटल है। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल एक और सीखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, उसमें बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, 35% बैंक ऑफ बड़ौदा का है और 15% यूपी गवर्नमेंट का है। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो इसका हेड ऑफिस है रायबरेली में। ठीक, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम डेवलपमेंट एंड स्पेशलाइज्ड बैंक के बारे में आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले बैंक की बात आती है नाबार्ड। नाबार्ड के फुल फॉर्म का ध्यान दीजिएगा। NA का मतलब है नेशनल, B से बैंक, फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म ध्यान से याद कर लीजिएगा,
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 को और इसका हेड ऑफिस है मुंबई में। देखिए इसके बारे में डिटेल में प्रॉपर एक पूरी सेशन हमारा चलेगा। अभी हम लोग शॉर्ट में थोड़ा सा बस याद करते चल रहे हैं, ठीक है। सिडबी, सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1992 को। जैसा कि आपको नाम बता रहा है, ये छोटे उद्योग धंधों के डेवलपमेंट के लिए बैंक बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो इंडिया में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए जो बैंक बनाया गया है उसका नाम है एग्जिम बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1982 को और इसका हेड ऑफिस है मुंबई में। एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1988 में और इसका हेड ऑफिस है नई दिल्ली में, ठीक है। तो इसमें से नाबार्ड और हम एनएचबी के बारे में डिटेल जो है वो प्रॉपर एक पूरे नए सेक्शन में एक दिन चैप्टर हमारा चलेगा, ठीक। नेक्स्ट, लोकल एरिया बैंक। देखिए इनकी स्थापना जो है वो 1996 के करीब हुई और यहाँ पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, ये एफएम जो है इसका मतलब होता है फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, इन्होंने बजट में इसकी स्थापना के बारे में अनाउंसमेंट की थी, ठीक है। ये एक प्राइवेट बैंक है जिनका कंट्रोल जो है, जिनका जो एरिया है रूल्स एंड रेगुलेशंस का, वो 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट्स, 2 से 3 जिले होते हैं जो कॉमन बॉर्डर शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। इनको लाइसेंस मिलता है सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। यहाँ पर सबसे ज़्यादा याद करने वाली चीज़ है ये कि हमें अगर लोकल एरिया बैंक की बात पूछी जाए तो लोकल एरिया बैंक को लाइसेंस किस सेक्शन के अंडर मिलता है, तो वह सेक्शन 22। और इसको स्थापित करने के लिए हमें कितनी मिनिमम कैपिटल रिक्वायर है, तो हमें 5 करोड़ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसके बाद स्मॉल एंड पेमेंट बैंक्स। स्मॉल एंड पेमेंट बैंक्स की जो स्टैब्लिशमेंट की गई उसका जो दोनों का ही एक ऑब्जेक्टिव, जो दोनों का ही उद्देश्य था वो कॉमन था और वो था फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन करना, ठीक है। वित्तीय समावेशन क्या होता है ये नेक्स्ट क्लास में, इसके बाद हम जब नेक्स्ट मिलेंगे फ्राइडे को तो उसके बारे में हम डिटेलिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन से ही पहले स्टार्ट करेंगे, वहाँ से चैप्टर। तो अभी हम ये समझ लेते हैं कि भारत सरकार चाहती है कि हर किसी के पास बैंक में अकाउंट हो। तो वो जो लोग जो बैंक अकाउंट अवेलेबल जिन्हें नहीं हो पा रहा है, उन सभी कठिनाइयों को दूर करना, जिससे सबके पास क्या हो, बैंक अकाउंट हो, उसे हम कहते हैं वित्तीय समावेशन। तो जिसके चलते स्मॉल एंड पेमेंट बैंक्स बनाए गए। इन दोनों के लिए एक कॉमन गाइडलाइन थी, वो ये कि मिनिमम कैपिटल जो है वो कम से कम 100 करोड़ होनी चाहिए। जो प्रमोटर्स होते हैं, जो इन बैंक्स को प्रमोट करते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका हिस्सा कम से कम 40% होना चाहिए। फॉरेन शेयर होल्डिंग मतलब विदेशी लोग, अगर विदेशी कोई फर्म इनमें पैसा लगाना चाहे तो उसके लिए अभी जो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में प्रॉपर एक पूरा फॉरेन पॉलिसी पे चैप्टर रहता है, वहाँ पर डिटेलिंग रहेगी। अभी आप एफडीआई का फुल फॉर्म बस याद कर लीजिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर जो भी परसेंटेज बताया गया होगा भारत सरकार की तरफ से करंट में, उतना ही यहाँ पर शेयर होल्डिंग लग पाएगी, ठीक है। अभी बात करते हैं पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो ये क्या करेंगे, ये पूरी बैंकिंग प्रोवाइड करेंगे, मतलब ये आपसे डिपॉजिट लेंगे, ये आपको लेंडिंग करेंगे, लेकिन इनका जो एरिया होगा वो लिमिटेड होगा, ठीक है। इनका जो एरिया होगा वो लिमिटेड रहेगा और लिमिटेशंस के नाम पे सबसे पहले बात आती है कि जो लोन्स होंगे वो सिर्फ 25 लाख तक दे पाएंगे। एक बार में ये किसी भी फर्म को 25 लाख तक का लोन दे सकेंगे और उसमें भी यहाँ पर लिमिटेशन से लगाई गई हैं कि हमें सबसे पहले फोकस करना है माइक्रो इंटरप्राइजेस पे, ऐसी इंटरप्राइजेस जो छोटे छोटे उद्योग धंधे करते हैं। मतलब कम से कम जो साल भर में हमारा लोन पोर्टफोलियो बन रहा है, जितना भी लोन दिया गया है किसी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा, उसका आधा हिस्सा जो है वो माइक्रो इंटरप्राइजेस को जाना चाहिए। एक कंडीशन और रखी गई कि पहले 3 साल में 25% ब्रांचेस जो हैं, इनकी 25% शाखाएं जो हैं वो अनबैंक्ड रूरल एरियाज में होंगी, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां पर कोई भी बैंक नहीं है। मतलब हम चाह रहे हैं कि बैंकों की पहुंच जो है वो हर एरिया तक पहुंचाई जाए, लोग ये ना कह सकें कि हमारे पास बैंक में अकाउंट इसलिए नहीं क्योंकि बैंक ही नहीं है, ठीक है। तो इसके चलते
10 स्मॉल फाइनेंस बैंक इस समय एट प्रेजेंट आरबीआई के अंडर जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन अंडर के जो है वो लाइसेंस है। ठीक, तो इनमें से ये 10 के नाम आपके सामने हैं। देखिए, हमें 10 के नाम नहीं याद करने, हमें 10 के हेड ऑफिस नहीं याद करने। हम बस करेंगे ये कि जैसे जैसे जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर में इनके नाम आते चलेंगे, वैसे वैसे उसी समय हम उनके हेड ऑफिस याद करने की कोशिश करते चलेंगे। इफ़ इन केस आईबीपीएस ने लेवल ऑफ कंपटीशन बढ़ाने के लिए अगर हेड ऑफिस पूछ दिया तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे पेमेंट बैंक्स और फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत और क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं इंडिया में, पहले हम उनका डिस्कशन करेंगे, फिर हम बेसिक बैंकिंग नेक्स्ट चैप्टर में और पढ़ेंगे। सेविंग अकाउंट, कासा राफा क्या होता है, ठीक है, एफडी आरडीज वगैरह के बारे में, और टाइप ऑफ अकाउंट, डीमैट, डॉर्मेंट, इन सभी के बारे में आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम बेसिक जानकारी लेना शुरू करेंगे। और फिर से वही एक रिक्वेस्ट, स्टे एट होम, स्टे सेफ, लर्न विद दक्ष। और आगे के चैप्टर कंटिन्यू करने के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता चले। ठीक है, थैंक यू क्लास।